जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, एसएससी जीडी का कल जिनकी भी परीक्षा है उनको ये भैया अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो है अच्छे से पेपर दीजिएगा और अपनी सारी चीज़ें जो है आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग एडमिट कार्ड, ठीक है, 2 फोटो और आधार कार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग लेकर जाइएगा। बाकी कुछ भी मत लेके जाइएगा, पेन वगैरह आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा समय का। अगर आप बताए गए समय से अगर 1 मिनट भी लेट होते हैं तो वो लोग आपको एंट्री नहीं देंगे, आपकी सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि भैया समय का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें और अच्छे से पेपर दे के आइएगा। पूरी नींद लीजिएगा, बढ़िया से अच्छे से पेपर करिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी जिनका पेपर आगे आने वाला है उनके लिए कुछ प्रश्न हैं, आप लोग देख लीजिएगा। संभवतः आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा कि प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है वह किस राज्य में रहती है? देखिएगा, हाँ, जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में। अच्छा, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका थीम क्या थी? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो थी वह कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की थी। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, तो आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, देखो प्रतिशत के आधार पर तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश। प्रतिशतता के आधार पर, या नहीं, सब प्रतिशतता के आधार पर नहीं, आपसे पूछे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मतलब नगरों में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो महाराष्ट्र में। और आपसे पूछ ले कि प्रतिशतता के सबसे ज़्यादा आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तब क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 4 के चारों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा एसटी मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? म्यांमार, न्यूजीलैंड, कनाडा या केन्या? बताइएगा। तो देखिएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। माओरी जनजाति जो है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। म्यांमार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो लाई जनजाति। कौन सी? लाई। कनाडा में एस्किमो पाई जाती है, कल ही मैंने बताई थी। रेड इंडियन पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, केन्या में, ये भी मैंने कल बताया था, मसाई जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? मसाई जनजाति पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? कानपुर, कोलकाता, जोधपुर या जयपुर? बताइएगा। तो देखिएगा, जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? तो पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी शहर या पिंक सिटी। और हम लोग जयपुर को क्या कहते हैं? तो भारत का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का पेरिस कहते हैं, ठीक है। जोधपुर को क्या कहा जाता है? तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
सूर्य नगरी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कलकत्ता को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो कलकत्ता को कहते हैं डायमंड हार्बर। क्या कहते हैं, डायमंड हार्बर कहते हैं। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है, किसको, कानपुर को कहा जाता है। अच्छा, कानपुर को और क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कलकत्ता को डायमंड हार्बर कहते हैं। अच्छा, कलकत्ता को भारत का टॉलीवुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का टॉलीवुड, ये भी किसको कहा जाता है, तो कलकत्ता को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बताइएगा। रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है। अब आप लोग कहेंगे प्रश्न कठिन है, तो भैया रोज़ आप लोगों के लिए नया कंटेंट लाना, कंटेंट जो है वो रिपीट ना हो, तो ये थोड़ा कठिन कार्य है। अगर वही मैं आप लोगों को वही पुरानी पुरानी चीज़ें पढ़ाता रहूँ कि गोंड कहाँ है, भील कहाँ है, ठीक है, गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया, तो समस्या है। ठीक है, तो बताइएगा रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भैया सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के अंदर। कहाँ, त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, अब देखिए असम में अबोर पाई जाती है, कौन सी, अबोर। और कौन सी पाई जाती है बताइएगा, दिमारा पाई जाती है, कौन सी, दिमारा। और यहाँ पर एक बोडो जनजाति पाई जाती है, कौन सी होती है, बोडो जनजाति। आंध्र प्रदेश में तो देखो चेचू जनजाति पाई जाती है, कौन सी, चेचू पाई जाती है। और सबारा पाई जाती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, तो डबला, लिख लीजिएगा, डबला जनजाति पाई जाती है। डबला के साथ में यहाँ कौन सी पाई जाती है, मेजी पाई जाती है। तो ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा में जो है वह रियांग जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। एक सेकेंड, चलिए बताइएगा, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। 11 जुलाई, 28 जुलाई, 16 सितंबर या 1 अक्टूबर, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि विश्व वन्यजीव दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, 28 जुलाई को, 16 सितंबर को या 1 अक्टूबर को। तो देखिएगा 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और 1 अक्टूबर को हम लोग विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, समय नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है कि अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा या तेलंगाना, बताइएगा। देखिएगा महाराष्ट्र में कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए तंसा अभ्यारण्य कहाँ पर है, नाम भी नहीं सुने होंगे। तंसा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताइएगा आंसर जल्दी से। आपसे पूछ लिया जाए कि पेंच तडोबा कहाँ पर है, तो तडोबा भी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह पंजाब के अंदर है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में कौन सा है, तो सिमलीपाल है। और कौन सा है, भीतरकनिका है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तेलंगाना में कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा तेलंगाना में है एक पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा है, पाखल है। और एक और नाम है जिसका नाम है काबला, क्या नाम है,
काबला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पाखल और काबला दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है कि आलू फसल का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुक्का भले ही मार दें, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा अभी तक कि आलू फसल का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। पेरू को, ब्राज़ील को, चीन को या भारत को। बताइएगा कि आलू फसल जो है इसका जन्म कहाँ हुआ है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा आलू फसल का जो जन्म स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, पेरू। जो आलू की फसल है वह कहाँ से सबसे पहली बार आलू का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था, पेरू में हुआ था। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जो है वो कहवा का जन्म स्थान है। किसका, कहवा का जन्म स्थान कौन है, तो ब्राज़ील है। चीन में क्या क्या होता है, तो देखो मसूर की दाल जो आप खाते हैं ना वो चीन की देन है। चाय जो है वह चीन की देन है। इनका सबसे पहली बार उत्पादन जो था वो चीन में हुआ था। सोयाबीन का उत्पादन, मतलब सोयाबीन जो थी सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो सोयाबीन का भी जन्म स्थान कहाँ है, चीन है। अब आप कहोगे और जौ का भी है, इतने तो चीन से हैं। भारत में, तो भारत देखिए गन्ना का उत्पादन, मतलब गन्ना का जन्म स्थान भारत में है। धान का जन्म स्थान भारत में है, ये भी याद रखिएगा। जो उड़द होती है, उड़द का जन्म स्थान भारत में है, ठीक है। मूंग का जन्म स्थान भारत में है। इतने आप लोग भारत से याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्रश्न ढूंढना भी कठिन कार्य है। तो भैया अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद, कानपुर, बेंगलुरु या मैसूर। बताइएगा। देखिएगा हैदराबाद में कौन सा स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। कानपुर में कौन सा है, भारतीय दलहन अनुसंधान। कौन सा हो जाएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मैसूर में कौन सा है, तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। चार के चारों बता दिए, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बेंगलुरु सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। बताइएगा। देखिएगा गोवा में कौन सा है, तो दूध सागर है। कौन सा है, दूध सागर है। और किस नदी के ऊपर है, तो मांडवी नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है, मांडवी नदी के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में एन्ना। कौन सा है, एन्ना है। और किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में कौन सा है, तो चुलिया जलप्रपात है। कौन सा है, चुलिया जलप्रपात है। और किस नदी के ऊपर है, तो चंबल नदी के ऊपर है। और गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। किस नदी के ऊपर, तो गोकक नदी के ऊपर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। किस पर है, गोकक नदी के ऊपर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, बताइएगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और किस नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, तो हुंडरू कहाँ पर हो जाएगा, झारखंड में। और किस नदी के ऊपर, स्वर्णरेखा नदी के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है। जल्दी से बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम।
तो पहले तो आप लोग यही बताइएगा कि नेपाल के साथ में कितनी सीमा लगती है। तो 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। कितने राज्य लगाते हैं? यूपी लगाता है। और कौन सा? बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। और कौन लगाता है? तो सिक्किम। और कौन सा राज्य है? तो सिक्किम। सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश। कितनी? 651 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 651 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। और कितनी? तो 2216.7 किलोमीटर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। और म्यांमार के साथ कितनी? 520 किलोमीटर। असम भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है। कितनी? 267 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के साथ में चीन की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक है, म्यांमार के साथ में चीन की भी सबसे ज़्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जाम्बिया की राजधानी क्या है? कंपाला, लुसाका, हरारे या लोमे? बताइएगा। देखिएगा, कंपाला कहाँ की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी है। कहाँ की है? युगांडा की है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की। और लोमे तो एक देश है टोगो। देख लीजिएगा, टोगो एक देश है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो लोमे है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, किसी को माल्टा देश की राजधानी पता हो तो बताइएगा। माल्टा देश की राजधानी पता हो तो बताइएगा। यूरोप महाद्वीप का एक देश है माल्टा। ठीक है, यहाँ की राजधानी बताइएगा। तो यहाँ की राजधानी है बालेटा। क्या है? बालेटा राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है कि ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या केन्या? बताइएगा। ओनेगा झील जो है वह किस देश में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, रूस में कौन सी है? तो लडोगा झील भी है। कौन सी है? लडोगा झील। और कौन सी है रूस में? जल्दी से बताइएगा। रूस में बैकाल झील भी है। कौन सी है? बैकाल झील भी है। ऑस्ट्रेलिया में बताइएगा जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया की कोई झील का नाम पता हो तो बताइएगा। आयर झील है यहाँ पर। कनाडा में, तो कनाडा में तो बहुत सारी हैं। अथावास्का है। कौन सी है? अथावास्का है। और कौन सी है कनाडा में? तो रेंडियर है, विनीपेग है। ठीक है। केन्या में कौन सी झील है? तो केन्या में रुडोल्फ झील है। कौन सी है? रुडोल्फ झील है। और इस प्रश्न का ओनेगा झील जो है वह रूस के अंदर पाई जाती है। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? डैन्यूब, पोटोमैक, टांगस या लीफे? तो देखिएगा, डैन्यूब नदी के किनारे कौन सी राजधानी है? तो वियना। और वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की। किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, डैन्यूब नदी के किनारे सबसे ज़्यादा देशों की राजधानी है। यहीं पर बेलग्रेड, डैन्यूब नदी के किनारे किसकी राजधानी है? सर्बिया देश है, उसकी राजधानी है बेलग्रेड। तो इस यह भी कहाँ पर है? डैन्यूब नदी के तट पर है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट यह भी किस नदी के तट पर स्थित है? तो डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन। क्या है? वाशिंगटन। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक रिवर के तट पर स्थित है। अगला है टांगस नदी। तो टांगस नदी जो है यह पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन।
तो आपसे पूछा जाए कि लिस्बन शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो टांगस। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि लीफे, तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइएगा। आयरलैंड की राजधानी लीफे नदी के तट पर स्थित है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है, डबलिन। और यह कहाँ पर स्थित है, लीफे नदी के तट पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की खोज किसने की, बताइएगा। रॉन्टजन, थॉमसन, रदरफोर्ड या चैडविक। ये तो इजी प्रश्न है, बता दीजिएगा भैया। तो देखिएगा, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की। थॉमसन ने किसकी खोज की है, जल्दी से बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉन की है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है, तो प्रोटॉन की है। और चैडविक ने किसकी खोज की है, तो न्यूट्रॉन की है। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, भारत, लीबिया, पराग्वे, म्यांमार। बताइएगा। तो देखिएगा, भारत भी स्थित है, लीबिया भी है, म्यांमार भी है, पराग्वे नहीं है। पराग्वे किस नदी, वो किस रेखा पर है, तो मकर रेखा पर। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मकर रेखा के तट पर स्थित है। मकर रेखा पर ही दक्षिण अफ्रीका स्थित है। ठीक है, चलिए। कर्क रेखा पर बांग्लादेश भी स्थित है। ठीक है, किस पर, कर्क रेखा पर। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोबर जल संधि किसे अलग करती है, इंग्लैंड को फ्रांस से, स्पेन को मोरक्को से, ताइवान को फिलीपींस से या कनाडा को ग्रीनलैंड से। बताइएगा। तो देखिएगा, डोबर जल संधि जो है वो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। स्पेन को मोरक्को से कौन सी जल संधि जो है वो अलग करती है, सही आंसर क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर। क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर। अच्छा, ताइवान को फिलीपींस से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो लुजोन। कौन सी हो जाएगी, लुजोन। और ग्रीनलैंड को कनाडा से कौन सी अलग करती है, तो डेविस जल संधि। कौन सी हो जाएगी, डेविस हो जाएगी। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैलोलॉजी, लेक्सोग्राफी, ओनोरोलॉजी, हिप्नोलॉजी। तो देखिएगा, मानव सौंदर्य का अध्ययन, मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। शब्दों का संकलन का अध्ययन या शब्दों को लिखने की क्रिया क्या कहलाती है, लेक्सोग्राफी। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनोरोलॉजी। और हिप्नोलॉजी किसको कहते हैं, तो नींद का अध्ययन। नींद का अध्ययन, हिप्नोटाइज करे मैनू। ठीक है, अध्ययन है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट कब आया, 1917, 1919, 1920, 1921। बताइएगा। 1917 में क्या हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ, गांधी जी के द्वारा चंपारण हुआ। 1919 में क्या आया, रोलेट एक्ट आया। और 1919 में ही क्या हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बाग हत्याकांड हुआ। 1920 में बेटा क्या हुआ, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। क्या हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। अच्छा, 1920 में ही क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन हुआ। और 1921 में क्या हुआ, तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ। केरल में क्या हुआ, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल के अंदर। और 1921 में क्या हुआ, जल्दी से बताइएगा, एक दो चीज़ें और पता हो किसी को। हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ हुई थी भाई, 1921 में ही तो हुई, हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ हुई। भारत की जनगणना हुई। भारत की जनगणना हुई, जिसको क्या कहा गया, महान विभाजक वर्ष कहा गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर तो इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखिएगा, यहाँ तक अगर भैया पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, बताइएगा। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली। तो देखो, स्वर धरोहर, तो धरोहरें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, बताइएगा। तो दिल्ली में। ठीक है, लाल किला पे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से मिले हो, वहीं पर स्वर निकले हैं तुम्हारे।
तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय ने कहाँ पर यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया? नोएडा, इंदौर, मुंबई, दिल्ली। बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय ने कहाँ पर यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। बाकी अगर आप लोगों को भैया वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जिनका भैया कल से परीक्षा स्टार्ट है उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से नींद मारिएगा, मेहनत से जाइएगा। महादेव आप सभी का कल्याण करेंगे। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।